देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट किया था और ये देखा था कि वो ज़्यादातर किस तरह से काम कर रही हैं, जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कुछ। सो राइट डाउन, फर्स्ट लिखो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या यूं कहें कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पोजीशन वेक्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर as a position vector position vector. So let's say this is a argand plane जिसमें ये रियल एक्सेस है, रियल एक्सेस, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से ये जेड है, जेड है, इसको आप चाहे तो एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हो, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस लेट से आर है, जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, लेट से दिस इज आर, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो ये जो जेड है दैट इज आर ई टू पावर आयोटा थीटा हो जाएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये क्या काम करेगा, इस पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। देखो ओपी, ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, किसका, पी का। पोजीशन वेक्टर की खासियत क्या होती है, उसकी टेल हमेशा ओरिजिन पे होती है और हेड हमेशा उस पॉइंट पे होता है। इसलिए जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा किसकी तरह काम करता है, पोजीशन वेक्टर की तरह काम करता है। अब इसमें नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो यदि वेक्टर है जेड, यदि वेक्टर की तरह काम कर रहा है तो देखो यदि ये जेड हो गया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई ना। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बना लीजिए इस तरह से। तो देखो ये x रहेगा, ये y है, तो ये माइनस y हो जाएगा। और देखो ये z बार हो गया, z बार हो गया, कितना आएगा z बार, दैट इज x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y है। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है, यहां से क्या देखने को मिल रहा है, z बार इज मिरर इमेज ऑफ, इज मिरर image of z with respect to real axis. नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट। जेड बार क्या होता है, जेड का मिरर इमेज होता है, किसके रेस्पेक्ट, मिरर क्या है, ये है मिरर, रियल एक्सेस, ये जो रियल एक्सेस है ये मिरर है, तो मिरर इमेज हो गई। अच्छा माइनस जेड देखें तो यदि जैसे ये जेड है तो माइनस जेड कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, दिस इज माइनस जेड, जितना इधर है उतना ही है इधर है, तो माइनस जेड क्या है, यहाँ पे ये एक और पॉइंट आप बढ़ा लीजिए, माइनस जेड इज मिरर इमेज ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू मिरर origin, मिरर एज origin। यदि ओरिजिन मिरर होता है ये, तो इसका मिरर इमेज ये, और बाय द वे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। क्या इतनी बात समझ आई। अच्छा यदि पोजीशन जेड, यदि पोजीशन वेक्टर है तो इसी में पैरेललोग्राम लॉ कैसे देखते हैं,
पैरेललोग्राम लॉ देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखो, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज रियल एक्सिस and this is imaginary axis and ये Z1 है, लेट्स से दिस इज Z1 और दिस इज Z2 और यहाँ से ये इस तरह से आप पैरेललोग्राम बना दीजिए। ओ तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर, यू कैन से दिस आर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2। तो देखो ये पैरेललोग्राम लॉ भी इसमें लग जाता है, लेकिन तब लगेगा जब ये पोजीशन वेक्टर की तरह काम कर रहा हो। अच्छा, इस वेक्टर की बात करें तो देखो ये आप क्या बोलोगे कि ये Z2 माइनस Z1 है, पर याद रहे कि Z2 माइनस Z1 ये हमेशा पोजीशन वेक्टर आएगा। जैसे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये Z2 माइनस Z1 दिख रहा है, तो यही वेक्टर इसी के पैरेलल एक दूसरा डायगोनल जो आएगा वो इस तरह से आएगा, इसके पैरेलल आप बना दीजिए, इसके ही पैरेलल आएगा और वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ये वाला। तो आप देख सकते हो, तो इस समय ये जो वेक्टर हो गया दैट इज Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, ये दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इज दिस क्लियर? अच्छा, यदि कोई कहे कि ये लेंथ बताओ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, तो आप देख सकते हो कि यदि Z1 Z2 के बीच में एंगल थीटा है तो इसका लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, नोट डाउन दिस, ये लेंथ मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 cos theta, theta is the angle between Z1 and Z2। और यदि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। नोट डाउन दिस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये क्या है कि लेट्स से दिस इज आर्गेन प्लेन, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस बाय द वे, और ये है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड दिस इज Z2। तो अभी क्या बोला था कि ये वाला वेक्टर कैसा होगा, दिस इज Z2 माइनस Z1, लेकिन ये यहाँ पे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, वहां पे नहीं होगा, दिस इज Z2 माइनस Z1, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो पोजीशन वेक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से निकाल, ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये शिफ्ट होके यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, समझ आए? तो अब क्वेश्चन ये है कि लेट से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए बी लेंथ कितना हो जाएगा, तो ए बी लेंथ इज इक्वल टू, देखो ये डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम होगी, दैट इज ये वाली लेंथ कितना होगा, ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। सो ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, या Z1 माइनस Z2 का मॉड करो
दोनों ही ट्रू हो जाता है। नोट डाउन दिस। इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है। नेक्स्ट लिखो सेक्शन सर, 1 फॉर्मूला। मिनट। हाँ हाँ, सेक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेक्शन फॉर्मूला। शायद आपने ये फिजिक्स में पढ़ा हो, सेंटर ऑफ मास के बारे में। हो सकता है आपने 10th में पढ़ा हो ये शायद, इफ पॉसिबल। लेट से ये ए पॉइंट है Z1, ये बी पॉइंट है लेट से ये Z2। ठीक है, तो ये एक पोजीशन वेक्टर है और ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है Z2। ठीक, अब इसको ए बी को ज्वाइन कर देते हैं और इस लाइन सेगमेंट पे कहीं P पॉइंट है जो कि जिसका नाम है Z। वो ऐसा है, ये Z नाम मतलब ये वाला नंबर Z हो गया, ये वाला नंबर Z हो गया। और ये P पॉइंट ऐसा है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो Z का जो कोऑर्डिनेट होगा, Z लिखा जाएगा, देखो m इसमें मल्टीप्लाई होगा और n इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो Z लिखा जाएगा m टाइम्स Z2 प्लस n टाइम्स Z1 और अपॉन m प्लस n। इसमें ये किस केस में है? दिस इज इंटरनल डिवीजन, डिवीजन। और देखो यहाँ पे ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि Z किसकी तरह काम कर रहा है? पोजीशन वेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो वेक्टर की से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो सब इसमें लग जाएंगे। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर में ये कंसेप्ट आप लगा सकते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा, यदि ये दूसरी सिचुएशन है, यदि ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस ले लेते हैं कि लेट से ये A है Z1 और B है Z2 और यहाँ पे P पॉइंट है कोई Z जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो कि A और B को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो रेशियो है AP/BP, ये m/n है, इसके केस में भी, इसके केस में भी। तो AP का ऐसे लिख सकते हैं कि ये m लैम्डा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये m लैम्डा हो गया AP, और यहाँ से यहाँ तक ये n लैम्डा हो गया, n लैम्डा हो गया, m लैम्डा और n लैम्डा, ये लेंथ हो गया। तो ये m/n हो गया, दिस इज। तो अब इस समय ये जो P का कोऑर्डिनेट है, इस समय यदि एक्सटर्नल डिवीजन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन है ना। तो एक्सटर्नल डिवीजन के केस में ये जो Z आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो m मल्टीप्लाई होगा अब B से, तो दैट इज m टाइम्स Z2 माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा n टाइम्स n मल्टीप्लाई होगा Z1 से, n Z1 अपॉन m माइनस n। नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट, और नेक्स्ट लिखो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी।
inequalities ऑल्दो बीच में हमने किया था थोड़ा बहुत इसके बारे में, लेकिन इस बार फिर से देख लो। Triangular inequality says that sum of two sides greater than third side and absolute difference of any two side is less than the third side. So let's say ये Z1 है and this is Z2. Z1 मिला, Z2 मिल गया, और यहाँ से ठीक है। तो ये जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्टेंट है, इसको बोलेंगे Z1 प्लस Z2। ये पूरा यहाँ पे Z1 प्लस Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो यहाँ से ये जो लेंथ आएगी ये हो जाएगा मॉड ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ ये इसका Z2 का ओरिजिन से लेंथ कितना हो गया, मॉड ऑफ Z2, और इसका Z1 का इसे ये मॉड ऑफ Z1, तो क्या भी ये भी मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है वो लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। समझ आए, ये जो है इनके सम से छोटा है, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ये होगा क्योंकि इनके एब्सोल्यूट डिफरेंस से जो नंबर है ये बड़ा होगा, ये वाली साइड बड़ी होगी। अच्छा, ये O, इसको ऐसे रख देते हैं, O A B और ये C पॉइंट हो गया लेट से। तो इन ट्रायंगल ये किस में था, इन ट्रायंगल OBC में लगा दिया, OBC में ये अप्लाई किया गया है ना। अच्छा, इक्वालिटी की यदि बात की जाए तो इक्वालिटी के केस में फिर क्या होगा कि दोनों, यदि कोई ये कह दे, ध्यान से देखो कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ऐसे कह दे, तो ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब Z1 और Z2 दोनों ओवरलैप करने लगे। देख लो ध्यान से, यदि Z1 कुछ ऐसा हुआ, लेट से Z1 ये हो गया Z1, और इसी के ऊपर एक Z2 कुछ इस तरह से आ गया, इसी के ऊपर, इसी को ओवरलैप करता हुआ ये Z2 इधर पहुंच गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हो कि Z1 लेट से मैं लिखूं कि Z1 इज R1 e टू पावर आयोटा थीटा, लेट से ये थीटा है, और Z2 हो गया R2 e टू पावर आयोटा थीटा, क्योंकि आर्गुमेंट तो सेम ही है। तो Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा, देखो R1 प्लस R2 और e टू पावर आयोटा थीटा, तो आप देख सकते हो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा, वो R1 प्लस R2 है, और जो कि R1 प्लस R2, R1 क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ऐसा सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लस लगा है ये माइनस के लिए भी ट्रू हो जाएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि देखो ये वाला लेंथ होगा, ये वेक्टर क्या होगा, Z1 माइनस Z2 तो होगा, लेकिन इसकी लेंथ होगी Z मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो जितना इसकी लेंथ होगी उतना ही तो ये हो गया मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इन ट्रायंगल OAB में भी कि इन दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा, मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 is less than or equal to sum of other two side, mod of Z1 plus mod of Z2, and this is greater than equal to mod of Z1 minus mod of Z2, ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट लिखो आर्गुमेंट ऑफ Z के बारे में, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है।
आर्गुमेंट ऑफ जेड, यदि मैं ये कहूं कि एक क्वेश्चन लिखो ध्यान से, फाइंड द लोकस ऑफ जेड, locus of z if argument of z is equal to pi by 4। लोकस मतलब कि ऐसे z जो इस सब को फॉलो करते हों, ऐसे z जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, उनका शेप कैसा होगा, है ना, किस तरह का शेप बनाएंगे। तो आप देखो, मैं एक काम करता हूं कि लेट से ये आर्गन प्लेन बना देता हूं, ये रियल एक्सेस हो गया और ये इमेजिनरी एक्सेस हो गया। और लेट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं जो कितना आर्गुमेंट बना रहा है, 45 डिग्री। लेट से ये 45 डिग्री है, या पाई बाई 4 और आगे लेंगे ऐसे, तो ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो पाई बाई 4 एंगल बना रहे होंगे। क्या ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। तो ये देखो कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जितने भी जेड होंगे वो सब मिला के एक रे को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसके इधर आ सकता है क्या, ये पॉइंट इधर आ सकता है क्या, ये वाला, लेट्स ये पॉइंट है, तो आप कहोगे कि सर ये वाला पॉइंट हो गया, लेकिन फिर ये इसका आर्गुमेंट पाई बाई 4 नहीं होगा, इसका आर्गुमेंट तो पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। तो ये जेड इधर नहीं जा सकता, इसीलिए ये पूरी लाइन नहीं कवर होगी। ये क्या होगा, सिर्फ कितना होगा, सिर्फ ये रे होगा जो कहां से स्टार्ट हो रही होगी, ओरिजिन से। तो यदि किसी ने कहा कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, देन लोकस ऑफ जेड इज अ रे starting from origin and making angle theta with real axis, positive real axis. Note down this. यदि एंगल पाई से बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी इधर ही पॉजिटिव से ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यदि किसी ने कहा आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू लेट्स से 3 पाई बाई 2 हो गया, ये तो पाई से बड़ा है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि वो रे कौन सी हो जाएगी, 3 पाई बाई 2। देखो ये 3 पाई बाई 2 वाला एंगल ये है ना, तो वो रे इधर हो जाएगी, ये वाला रे होगा, समझ आए, ये जेड इस पे लाई करेगा, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और कितना एंगल बना रहा है, 3 पाई बाई 2, समझ आए। सर लेकिन तो फिर ये नेगेटिव नहीं होगा। कौन सा सर ये y पे है फिर भी 3 पाई बाई 2। सर तो जो आपने लिखा है वो डेफिनेशन में ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। हाँ, पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना है, ऐसे ही। हाँ यदि ये ऐसा हुआ ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये माइनस पाई बाई 2 हो गया तो भी सेम ही रे बनेगी, जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रही होगी और इस तरह का रे होगा, ये वाला रे होगा, कोई दिक्कत। सर हाँ यस सर लेकिन अगर ऐसा कोई एंगल हो पाई बाय 4, मतलब यस नहीं, मेरा मतलब है कि 3 पाई बाय 4 अगर, हाँ, लेट्स से आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो ऐसे जेड चाहिए जिनके आर्गुमेंट 3 पाई बाई 4 हो। तो 3 पाई बाई 4 कहीं कहाँ पे मिलेगा, देखो क्या यहाँ पे मिलेगा, लेट्स से ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, तो ऐसे कितने जेड होंगे, इनफाइनाइट जेड होंगे।
और उन सब को मिलाओगे तो एक रे बनेगी इस तरह से, और ये रे जेड इस पे लाई करेगा, इसका ये जो इसका लोकस है वो ये हो जाएगा, ये रे हो जाएगी, और ये एंगल कितना बनाया जा रहा है 3π/4, पॉजिटिव रियल एक्सेस से ही देख रहे हैं, समझ आए? हाँ सर। है ना। अब इसमें ये भी देख लेते हैं कि भाई इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यदि देखें तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कैसी होगी। तो हम क्या करते हैं कि z को लिख लेते हैं, लेट से x प्लस आयोटा y ले लेते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z इसको ही देख रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स लेट से मॉड y/x ले लेते हैं इज इक्वल टू π/4 ऐसा। तो y/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10π/4, 10π/4 का मतलब है ये 1 होता है, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू x। तो इस ये जो रे है, ये जो रे आपने बनाई है इसका नाम है क्या, इसका नाम है y इज इक्वल टू x। बाय द वे ये y इक्वल टू x एक लाइन होती है जो पूरा यहाँ ये कंटिन्यू करेगी, लेकिन ये आपको ज्योमेट्रिकली देखना पड़ेगा कि ये एक रे रिप्रेजेंट करती है जो कहाँ से स्टार्ट करेगा, ओरिजिन से, और उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी y इक्वल टू x। तो ये पूरी लाइन नहीं होगी, आधी लाइन होगी, ऐसा समझ लीजिए, समझ आए? एक और क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन, इस पे दिमाग लगाओ। क्वेश्चन है, 1 मिनट ऊपर जा सकते हो? हाँ हाँ, अब देखो नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ z if argument of z minus I is equal to π/3, π/3 आंसर करो। देखो ध्यान से, z को हम x प्लस आयोटा y ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस i इक्वल टू π/3। सो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ, इसमें देखो y माइनस 1/x इज इक्वल टू π/3, या यूं कहें y माइनस 1/x इक्वल टू 10π/3, और 10π/3 की वैल्यू होती है √3। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया √3x, और इसको उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि इसको देखें तो इस तरह से दिखेगा ये। अब क्वेश्चन ये है कि ये बनेगा कैसे, ये एक लाइन होती है, और ये लाइन किस तरह से होगी, जब हम लोग पढ़ेंगे लाइन तो वहां पे अच्छे से समझेंगे ऐसा फॉर्मेट। दिस इज रियल एक्सेस को ही हम लोग एक्स एक्सेस एज्यूम कर रहे हैं, और ये इमेजिनरी एक्सेस को वाई एक्सेस एज्यूम कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे x यदि 0 पुट कर दे तो y 1 होगा, x यदि 0 पुट कर दे तो y 1 होगा ऐसा, और ये स्लोप का काम करता है। तो 1060 डिग्री इज इक्वल टू √3 होगा, और यही स्लोप का काम करेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है 0,1 से, और कितना एंगल बनाएगी ये वाली लाइन, ये 60 डिग्री एंगल बनाएगी। लेट्स से ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। लेकिन इसका नाम हो गया ये नाम है y इक्वल टू √3x + 1। लेकिन ऐसा z चाहिए जो z माइनस i इज इक्वल टू π/3 एंगल बनाए। तो आप देखो यहाँ पे यदि हम z ले लेते हैं, यहाँ पे z ले लेते हैं, लेट्स से ये z है,
तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर z, और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये i है, 1 का मतलब ये i है, तो z माइनस आई क्या होगा, z माइनस आई, तो क्या वो ये वेक्टर हो जाएगा z माइनस आई, दिस इज z माइनस आई, और ये एंगल बना रहा है π/3। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से यहां पे होगा, यहां से लेके यहां तक, वो सब इसे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इधर यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी।